टाइमर टाइमर 0 वाला रिकॉर्डिंग जस्ट स्टार्ट हो गई। मेमोरी फुल हो गया होगा, मेमोरी फुल हो गया होगा तो स्टार्ट कर म्यूट रहे कर हैं या दिया। फिर कर देते हैं। क्लास लाइव तो पढ़ा। सो यहाँ पे हमने देखा एक डिस्चार्ज ट्यूब था जिसमें हमने वैक्यूम क्रिएट किया सॉरी साथ ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हुए थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड्स को हटा के एक मेटल रख दिया और यहाँ पे फ्लोरेसेंट फिल्म रख दिया, या फिर जिसे कहा जाता है डिटेक्टर मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें वहाँ से रे आ रही होगी ये उसे डिटेक्ट करके बताएगा। तो जब यहाँ से रेज निकलने वाले हैं जो कि कैथोड रेज थे, वो सारे रेज ट्रैवल करके इस पर स्ट्राइक करेंगे और ये हमें क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट लाइट की तरह जलेगा, जिससे कि ये डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ से कैथोड रेज आ रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे मेटल रखते हैं तब क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ से कैथोड रेज फ्लो नहीं होते हैं, इन्हें फिर किसी लाइट सोर्स के प्रेजेंस में रखा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, जिसकी वजह से ये मेटल सरफेस में जो ऑर्बिट होगा एटम्स के, यहाँ पे मान लीजिए एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्बिट में ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे टकराएगी तो रेज के जैसे ही यहाँ पे आके टकराएंगे, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब इसके पास कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। फिर वो होने के बाद क्या होता है, ये एक्साइट होकर अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें बचती है, ये उस एनर्जी के हेल्प से आगे ट्रैवल करता है। तो जब ये आगे ट्रैवल करेगा तो हमने क्या पाया, पहला पॉइंट ये था कि जिस वक्त में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इस प्लेट में, उसी वक्त में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। टाइम ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम एज टाइम ऑफ अराइवल of that electron on second plate. तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि जिस वक्त इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होगा इस मेटल सरफेस से, सेम उसी वक्त हमने क्या पाया कि दूसरे वाले जो प्लेट है जो कि डिटेक्टर है, उसी वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करता है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जब भी किसी मेटल सरफेस में लाइट स्ट्राइक करता है तो वहाँ से एनर्जी ट्रांसमिट होती है। एनर्जी ट्रांसमिशन के बाद जब प्लेट पे एनर्जी स्टोर हो जाती है तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और वो मूव करने लगता है। इस तरह से हमने एक नया इक्वेशन बनाया था जिसके अकॉर्डिंगली E इक्वल्स टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि ये जो E है ये कौन सी एनर्जी है, जो हमारी रेज आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, उनमें टोटल एनर्जी। देन जो E0 है ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ये वह है। इसके बाद जब ये मूव कर रही होगी तो कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो वहाँ पे उसके पास होता है काइनेटिक एनर्जी, तो ये वही काइनेटिक एनर्जी है जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाया था और इसी इक्वेशन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। तो सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, आफ्टर 1 मिनट हम इसके आगे का पढ़ेंगे क्या होता है।
क्या हुआ? एच एक मिनट हुआ क्या? हेलो, एच डी क्वालिटी हुआ क्या? अब हुआ क्या? नाउ अच्छा, आपको ये ट्राइपॉड वगैरह दिख रहे हैं क्या? आपका लिखा हुआ नहीं हुआ है। मुझे लगा फिर यहाँ से ट्रांसमिशन नहीं आ रहा है। ये अच्छा, आप तो को ट्राइपॉड वगैरह भी दिख रहे हैं क्या? हेलो, एक मिनट। यस सर। अच्छा, अभी कोई एक मुझे बताएं कि आपको ट्राइपॉड वगैरह दिख रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ बोर्ड दिख रहा है? सिर्फ बोर्ड दिख रहा है। सिर्फ बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अभी हुआ? अभी चेक करिए, आ गया? टेक्निकल टीम से कुछ हो रही? हेलो हेलो, हाँ सर, मैं सुमित बोल रहा हूँ इधर रूम नंबर 1 से। मैं जब लाइव क्लास ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि एच डी में उन्हें नहीं दिख रहा है, जबकि मैं यहाँ पे एच डी पे क्लिक करके रखा हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट। क्लियर? हेलो, क्लियर है ना? अच्छा अच्छा, जी जी। नहीं, यहाँ से ट्रांसमिशन एंड से ठीक है बोल रहे हैं, वो स्कूल से दिक्कत हो रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकाला, E इक्वल्स टू ई नॉट प्लस के ई। ई जो है उसकी टोटल एनर्जी है, ई नॉट उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और के ई उसकी काइनेटिक एनर्जी है। सो ई का हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। ई इक्वल्स टू होता है एच न्यू, जिसमें एच क्या होता है,
h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देन इसके बाद न्यू क्या होता है, न्यू उसकी होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी किसकी, जो भी हमारे पास वेव आ रही होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वेव आ रही है तो इस वेव की अपनी एक वेवलेंथ होगी और एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे जो न्यू है, हमारे पास एक रिसीविंग वेव थी जो कि उस मेटल सरफेस पे पड़ रही थी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ये वह फ्रीक्वेंसी है। तो आगे देखते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो E की जगह हमने क्या रख दिया था, एच न्यू। ई नॉट के जगह पे क्या रख दिया था, एच न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी के जगह पे हाफ एम वी स्क्वायर। हमारे पास जो मेटल प्लेट था वहाँ पे ट्रैवल करने वाला क्वांटिटी जो था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम ई, इसका मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक मेटल रहता है, मान लीजिए ये एक सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें उस इलेक्ट्रॉन्स का मास पता होगा और जिस स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं हमें ये भी पता होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें ट्रांसमिट करते हैं, तो इस पर स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, हमें उसकी वेवलेंथ भी पता होगी। तो इस तरह से देखिए, एच की वैल्यू हमें पता है, न्यू पता है, एम ई पता है, वी पता है, तो वहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, उस मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एमिट हो जाए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करना चालू कर दे। और इसी तरह सेम, जब हमें सभी चीज़ों की पता चल गई कि कितनी कितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे आप लोग लिख लीजिए, न्यू नॉट हम किसे कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है किसी भी मेटल सरफेस से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जस्ट वो निकल रहा है, मूव नहीं कर रहा है, यह वह फ्रीक्वेंसी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा रखते हैं तब क्या होगा, जो टोटल एनर्जी हमने ट्रांसमिट किया है वह इससे ज़्यादा होगा, तो बाकी एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके काइनेटिक एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देगा। तो ये एक्सप्रेशन सभी लोग याद कर लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, E इक्वल्स टू ई नॉट प्लस के ई। तो आप सभी ये लिख चुके होंगे, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो अभी तक हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फिर इसके बाद हम जानने वाले हैं कि बोर मॉडल क्या होता है। फिर इसके बाद आए थे, मतलब रदरफोर्ड की जो मॉडल थी उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे।
फिर उसके बाद आए थे नील बोर्स। नील बोर्स इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा सबसे पहले एक एटम जो होता है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे किस में कंसिस्ट रहते हैं? न्यूक्लियस में होता है हमारे पास सबसे पहला प्रोटॉन एंड सेकंड होता है न्यूट्रॉन। फिर इन्होंने कहा कि इसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, स्फेरिकल ऑर्बिट्स, जैसे कि हमारा गेंद होता है उस तरह के ऑर्बिट्स होते हैं, और वो सारे ऑर्बिट्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो सबसे पहला वाला जो ऑर्बिट है या कहे सेल है उसे उन्होंने नाम दिया K, सेकेंड वाला L, फिर जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसका होगा नाम M, फिर उसके बाद वाले का होगा N। इसी तरह सबसे पहले उन्होंने कहा क्या कहा, सेंटर में हमारा होगा न्यूक्लियस, सेकेंड उसके अराउंड ऑर्बिट्स होंगे जिसको उन्होंने नाम दिया K, L, M, N। K, L, M, N इस तरह के अलग अलग ऑर्बिट्स थे। फिर इसके बाद सभी पहले ये ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे हमने देखा बोर मॉडल, ठीक है, जिसे प्रपोज किया था नील बोर्स ने। उन्होंने क्या कहा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे जो होंगे K, L, M, N, और इसी तरह से आगे के ऑर्बिट्स चलते जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है जो कि है K, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2, फिर जो L है उसमें कितने जाएंगे 8, और इसके बाद M है उसमें जाएंगे 18। इस तरह से जो हमारा सीक्वेंस है वह बढ़ता जाएगा। तो पहले वाले ऑर्बिट की जो लिमिटेशन है वो कितनी तक है, 2 इलेक्ट्रॉन तक, कि हम पहले वाले ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। फिर सेकेंड में हम कितने डाल सकते हैं 8, और इसके आगे 18, देन 32, इस तरह से आगे चलता जाएगा। बट यहाँ पे बहुत सारे इस मॉडल्स में लिमिटेशन थे जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इनके लिमिटेशंस में हम पहला देख लेते हैं। लिमिटेशन में सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं जिनको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन। वो ये बोले थे कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल है, बट वो इसके वेव नेचर को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि हमने देखा था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है तभी एनर्जी एक्सेप्ट करता है एंड देन उसके बाद क्या करता है, वहाँ से एमिट हो जाता है, मीन्स इजेक्ट हो जाता है, देन वो मूव करने लगता है।
और साथ ही साथ ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वह सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, जो कि मतलब नॉर्मली एक पार्टिकल नहीं है जो मूव कर रहा है, बट साथ ही साथ उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्रिएट हो रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाती है। तो इस चीज़ को ये डिफाइन नहीं कर पाते थे। तो पहला इनका लिमिटेशन यही था कि ये उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर इज़ नॉट एक्सप्लेन इन दिस मॉडल, मतलब कि इस मॉडल में हमारा जो मैग्नेटिक नेचर है इलेक्ट्रॉन का, उसे वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। आप लोग सभी इसे लिख लें। फिर सेकंड है, सेकंड इन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूम रहा होगा। जैसे कि मैंने ये ऑर्बिट बनाया और यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा। जिस तरह हमारा अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, उनका जो पाथ होता है वो फिक्स होता है कि वो इस तरफ से ही मूव करेंगे और वापस से वो दोबारा इसी पाथ में मूव करने वाले हैं। बट जो रियल में देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन विथ टाइम हम नहीं बता पा रहे हैं, जबकि उसकी स्पीड हमें पता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक छोटा सा थ्योरी है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि दिया था हमारे हाइजेनबर्ग जी ने। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर एक टाइम पे वो किस पोजीशन पे होगा वो हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते, लेकिन बोर मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या बोला जा रहा था कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे ही मूव करेगा। और जब हमने पाया कि वो उस ऑर्बिट में नहीं मूव कर रहा है, वो अपने पाथ से डेविएट भी हो रहा है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी पाया जा सकता है और कभी उसके अंदर भी पाया जा सकता है और कभी थोड़ा बाहर भी पाया जा सकता है। मीन्स उसकी जो पाथ है वो फिक्स्ड नहीं है। बट ये चीज़ क्लियरली किन्होंने डिफाइन किया था, हाइजेनबर्ग ने। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह उन्होंने किया था और क्या क्या चीज़ें प्रपोज की है, और साथ ही इसका इक्वेशन भी देखेंगे। बट अभी आप देखते हैं कि बोर मॉडल्स में इसके लिमिटेशन क्या थे, वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन एंड पाथ इज डिफाइंड, उन्होंने ये कहा था। बट इन रियल क्या था कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और पाथ हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग लिख लें, फिर इसके बाद आगे पढ़ाई करेंगे।
आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। सो हमने कल देखा था लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है वेवलेंथ, और साथ ही इसके हमने देखा था वेव नंबर। तो वेवलेंथ क्या होता है? कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर आप नॉर्मली कोई सी भी एक वेव ले लीजिए, तो यह वेव की अपनी एक लेंथ होगी जो कि 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रही होगी। मतलब कि 1 सेकेंड में इस वेव की जितनी भी लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और वेव नंबर क्या होता है? जो पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? 3, तो हम उसे क्या कहेंगे? 3। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास आ जाता है 5, तो हम क्या कहेंगे? उसका वेव नंबर कितना है? 5। तो आइए आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसके बाद एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे कि क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। यहाँ पे लैम्डा है हमारा वेवलेंथ, सी है स्पीड ऑफ लाइट, और न्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स अगर आपको किसी भी चीज़ की, मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लैम्डा दी हुई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो सी है, ये सी है स्पीड ऑफ लाइट। ये सी का वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आप सभी को याद होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है जिसकी वेवलेंथ पहले से दी हुई है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ पहले से दी हुई है। वेवलेंथ दी हुई है हमारे पास 300 मीटर। तो हमें निकालना है यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आप सभी एक बार ट्राई करिए ये कैसे बनेगा। देखिए वेवलेंथ हमारे पास दिया हुआ है 300 मीटर, सी स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला में पुटअप करिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू रखिए, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर वेवलेंथ 800 है या 500? क्या क्या? हेलो 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 हाँ, हाँ, क्या कहा आपने? वेवलेंथ 500 है या 800? 300 है, 300। अभी क्लियर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, वेवलेंथ दिया हुआ है 300, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 × 10⁸। हाँ। और हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी।
चलिए निकाल लिए, देखते हैं क्या होता है। न्यू इक्वल्स टू हमारे पास सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 300। फ्रीक्वेंसी जब आती है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हमारे पास हर्ट्ज में। ये चीज़ अभी याद कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। एच जेड से डिनोट किया जाता है, उसकी स्पेलिंग होती है HERTZ। तो न्यू इक्वल्स टू यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 10⁸ है, नीचे 2 0 है और 300 है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 10⁸ अपॉन यहाँ पे 3 × 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं इसे। फिर इसके बाद देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁸ है, 10⁻² है। तो हमने मैथ्स में छोटा सा एक फॉर्मूला पढ़ा है, a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल्स टू a⁻m−n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁸ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10⁶ हर्ट्ज। आपको समझ में आया। और जैसे ही यहाँ पे आप देखिए यूनिट कितना है, हर्ट्ज की यहाँ पे यूनिट किस में, 10⁶ में। तो इसे अगर और सिंपल वे में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ किलो हर्ट्ज। क्योंकि 10⁻³ क्या होता है, 1 किलो होता है। हाँ क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। चलिए 3 × 10⁸ हुआ अपॉन 3 × 10⁻²। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 10⁸ -2 हो जाएगा। अलजेब्रा में हमने ये इक्वेशन पढ़ा है, a⁻m अपॉन a⁻n क्या हो जाता है, a⁻m−n। फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10⁶ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज। इसे अगर और सिंपल वे में लिखना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10⁻³ × 10⁻³ हर्ट्ज। और 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं, किलो। तो यहाँ पे हो गया फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10⁻³ किलो हर्ट्ज। इसका मतलब है कि जब भी हम एक वेवलेंथ 300 मीटर का वेवलेंथ लेते हैं और इसे ट्रांसमिट करते हैं, तब वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है, 10⁻³ किलो हर्ट्ज। जैसा कि मान लीजिए आपके घरों में रेडियो वगैरह बजता है, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी किसके आसपास होती है, 10⁻³। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में जो जितने भी फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं वो सारे फ्रीक्वेंसीज का वेवलेंथ किसके आसपास है, 300 मीटर के आसपास है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग एज्यूम कर लीजिए कि जो वेवलेंथ है वो है 600 मीटर। फिर थर्ड क्वेश्चन में वेवलेंथ है हमारे पास 150 मीटर। फिर एक लास्ट क्वेश्चन 4, इसमें आप एज्यूम कर लीजिए हमारे पास कितना है वेवलेंथ, 100 मीटर। ये तीनों क्वेश्चन आप जल्दी से 5 मिनट में सॉल्व करें, इसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 600 मीटर, यहाँ पे 150 मीटर और यहाँ पे 100 मीटर। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास न्यू का फॉर्मूला क्या है, 3 × 10⁸
अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 600। तो आंसर देखेंगे तो 2 0 लगे हैं, मतलब 10 की पावर 6। 3 1 सा 3 2 सा, इट मीन्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब कि 5 इंटू 10 की पावर 5 हर्ट्स। मतलब कि जो सेकंड वाला हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 इंटू 10 की पावर 5 हर्ट्स। फिर थर्ड वाले के लिए देखते हैं। थर्ड में भी सेम 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 150। तो 0 और यहाँ पे 10 की पावर 8 है, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 7। 3 और 15 है तो 1/5 इंटू 10 की पावर 7। अब देखिए एक छोटा सा ट्रिक है सॉल्व करने के लिए। जब भी नीचे 5 हो और ऊपर 10 हो तो क्या करना है हमें, 10/5 लिखा हमने इंटू यहाँ पे 10 की पावर कितनी दी हुई थी 7, तो एक 10 हमने पहले लिखा है तो 10 की पावर हो गई 6। इसमें क्या करेंगे, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर 5 क्या हो जाता है 10 हो जाता है, और ऊपर ये क्या हो जाएगा 20, तो 20/10 इंटू 10 की पावर 6। अब 0 0 कैंसिल आउट हो गया और डायरेक्टली ये सॉल्व होके बन गया 2 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्स। तो यहाँ से समझ में आया आपको कि सेकंड वाला जो है हमारे पास वेव 150 मीटर, इसकी वेवलेंथ हो जाएगी आई मीन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्स। फिर अब फोर्थ वाला देखते हैं। लिख चुके हैं सभी है? फोर्थ में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 मीटर। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 100। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी 100 और 10 की पावर 8 है, मतलब कि न्यू इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्स। ये हो गया सॉल्व। अब ये अभी हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी, और सेम इसी तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी दे रहेगी तो क्या आ जाएगा वेवलेंथ आ जाएगा। अब इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ा था वेव नंबर। वेव नंबर, तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है देखिए इक्वल्स टू 1/लैम्डा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी वेवलेंथ दी हुई है यहाँ पे कितनी 600 मीटर, मतलब कि वो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है 600 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो अगर उसे कहा जाए कि पर यूनिट लेंथ में उसके कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो ये कैसे निकलेगा 1/लैम्डा से। तो न्यू नॉट यहाँ पे हम लिखते हैं वेव नंबर इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जांपल सेकंड वाला ले लेते हैं 600। तो 600 करने पर क्या आएगा, देखिए ऊपर हम लिख लेते हैं 10 टू द पावर -2 1/6, इस तरह से आ रहा है। देन 1/6 को आप लोग सॉल्व करेंगे। 1/6 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1 6 इंटू 10 की पावर -2। मतलब कि अगर हमारे पास वेव लेंथ है 600 मीटर तो वो पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं 0.16 इंटू 10 की पावर -2। तो ये चीज़ समझ में आई। तो सेम वैसे ही आप थर्ड वाले और फोर्थ वाले के लिए भी करिए कि थर्ड में हमारा वेव नंबर कितना आएगा और फोर्थ में हमारा वेव नंबर कितना आएगा। ये रहा फॉर्मूला वेव नंबर इक्वल्स टू 1/लैम्डा। तो डायरेक्टली आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेंगे। और मान लीजिए आपको लैम्डा नहीं दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो लैम्डा से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं C/लैम्डा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी।
आप लोगों के लिए होमवर्क है 2 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास लैम्डा दी हुई है, एक में दी हुई है 1000 मीटर एंड सेकंड में दी हुई है 500 मीटर। इस केस में हमारे पास वेव नंबर कितना निकलेगा हमें ये बताना है, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बतानी है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये क्वेश्चंस आप लोग कल करके आएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बोर मॉडल के बाद बोर मॉडल के अंदर जो लिमिटेशंस थी, जो कि क्लियर किया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, उसके बारे में, और साथ ही साथ लाइन स्पेक्ट्रम और उसके आगे के जो ऑर्बिटल्स हैं वो वाले कॉन्सेप्ट्स। तो ये दोनों सर? क्वेश्चंस। हाँ, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? ऑर्बिट नंबर आ, क्या लिखा हुआ है? अच्छा देखिए, यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1000 मीटर, फिर वेव नंबर, फिर ये है फ्रीक्वेंसी। सेकंड में लैम्डा इक्वल्स टू 500 मीटर, वेव नंबर हमें निकालना है एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो सभी लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? अच्छा, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ये थोड़ा टेक्निकल इशू है, ठीक है? Yes, sir. देखिए, पहले में लैम्डा इक्वल्स टू कितना दिया है? 1000 मीटर। वेव नंबर हमें निकालना है, फिर फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। सेकंड में लैम्डा इक्वल्स टू 500 मीटर, वेव नंबर हमें निकालना है इसका, फिर फ्रीक्वेंसी भी इसका निकालना है हमें। ओके? ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। कल की क्लास में आप लोग ये सॉल्व करके लाएंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म की जाती है। थैंक यू।